नमस्कार साथियों, राम राम। साथियों, आप अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी और उसे पास करना पड़ेगा। और साथियों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 यानी रीट 2025 अगर आप पास करना चाहते हैं तो साथियों आपको गणित को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरी तो गणित बिल्कुल जीरो है, तो बिना गणित के मैं कैसे पास कर पाऊंगा। तो देखिए, अगर आप रीट L1 से है या L2 मैथ से हैं तो बिना गणित के आपका काम नहीं बन सकता। गणित का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत बार हम गणित पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार के प्रश्न हमने पढ़े हैं। आपको पहले गणित पढ़ी, बहुत अच्छे से सवाल आ गए, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वही सवाल हमें नहीं आते हैं। तो उसके पीछे कुछ कमियां हैं साथियों, वो कमियां आज हम बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है भैया, ये पूरा इसके अंदर मैं पूरा 30 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कराऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक मॉडल पेपर भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। चलिए तो बात करते हैं साथियों। सबसे पहले रीट 2025 गणित का ये पेपर हम पढ़ेंगे कि परीक्षा में पेपर हल कैसे करना है। साथियों, 30 में से 30 नंबर पक्के। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये भी कह सकता था कि 80% से ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि साथियों मैं खुद भी 30 में से 30 नंबर लाया हूं और बहुत सारे स्टूडेंट 2016 से जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, 2016 में पढ़े, 18 में पढ़े, 22 में पढ़े, तो जो भी पढ़े हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैसेज है सर मेरे तो 30 में से 30 नंबर आए पूरे। यानी कि मैथ्स प्लस टीचिंग मेथड दोनों का कंबाइंड बनाकर रीट 2025 की गणित लेके आता है आपका भाई, और बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। साथ ही हम बात कर रहे हैं आज रीट 2025 के लिए रीट 2022 का जो पेपर है साथियों, रीट 2022 लेवल 2 का जो पेपर है, L2 साइंस मैथ का, जो शिफ्ट सेकंड में हुआ था, शिफ्ट 2 में, क्योंकि पिछली बार लेवल 1 का तो एक ही पेपर हुआ था लेकिन लेवल 2 के 3 पेपर हुए थे, है ना। तो मैं शिफ्ट 2 के पेपर की बात कर रहा हूं। अगर आप लेवल 1 में हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टीचिंग मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके काम के हैं और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल 2 के मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं तो लेवल 1 वाले भी देखो, नहीं, आपको इस पेपर को लेकिन देखना चाहिए कि कुछ हटकर भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी तैयारी आपने करी या नहीं करी। मैंने तो करवाई है। चलिए तो साथियों, इस खंड में केवल 60 के नहीं 30 क्वेश्चन होंगे, केवल हम गणित के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो हमें भी सभी प्रश्न करने हैं। 30 में से 30 नंबर लेके आना भी अनिवार्य है, क्योंकि इस बार शिक्षक बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से ये रहा। आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से दिख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों कि x4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड क्या होगा। ये कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड क्या होगा। साथियों, गुणनखंड का प्रश्न है। देखिए, हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हम परफेक्ट होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस पे। चलिए बात करते हैं अपन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें घात 4 का तो कोई सोल्व करना आता नहीं है, तो हम इसे घात 2 में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा कि किस प्रकार से आप फास्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ पहले आप सोल्व करना सीख जाए, ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। एग्जाम में आप फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे, मेरे को तो आपको सिखाना है यहाँ पे, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या अपन ए माइनस बी, ए प्लस बी, कैसे भी दोनों में से जो भी चाहे उसको पहले लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का मतलब जो हमारा ये ब्रैकेट है यानी एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मतलब ये हमारा ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ये एक हमारा ये आया, दूसरा ए माइनस बी यानी इसके बीच माइनस आ जाएगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2xy, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि
बहुत सारे इस फॉर्मूले को इसी प्रकार से पढ़ते हैं तो उनके लिए तो और इजी हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस, देखिए बाहर माइनस है, ठीक है, तो बाहर वाले माइनस को मैं बाद में यूज करूंगा, पहले मैं अंदर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में पूरी जानकारी दे दूंगा। फिर भी समझ में नहीं आया व्हाट्सएप नंबर देता हूं मैं सबको, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया अपना, तो यहाँ पे क्या आया, ये 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो यहाँ आ गया। इसमें देखो 2xy माइनस वाई स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा था, क्या बच्चा 2x माइनस वाई। चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ पे है ये y, 2x माइनस वाई, तो y इसमें नहीं है, y इसमें 2x माइनस वाई नहीं है, इसमें नहीं है, पहला ही प्रश्न हमारा सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सॉरी, y 2x माइनस वाई, 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ये एक क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केवल चुटकी बजाते सोल्व हो जाते हैं, इसीलिए सब कुछ मिलाकर औसत निकाली जाती है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, बैट्समैन पहली पारी में 0 पे आउट हो गया, दूसरी पारी में 100 रन बना लिए, एवरेज 50 का हो गया, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे चलेगा हमारा। चलिए साथियों दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, तो प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग साथियों 22 है, दो संख्याओं का योग लिखते जाओ, देखो दो संख्याओं का योग 22, यानी कि हमने कह दिया कि a प्लस बी बराबर है साथियों 22, ठीक है। ये कह रहा है उनके वर्गों का योग 404 है, इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 404, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या। अच्छा आपको पता है एक चीज, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और a प्लस बी भी, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, देखिए आपको गणित पढ़ाने का उद्देश्य यही है जीवन में कि आप में तार्किक शक्ति विकसित हो, हम तर्क दे सके, तर्क का यूज कर सके, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 22 का वर्ग, 25 तक के वर्ग आपको मुख्य जबानी याद होने चाहिए, 22 का वर्ग होता है 484। भैया कुछ नहीं करना आपको, इस भैया को उठा के और इधर ले आओ, इसको कहो चल तू यहाँ आके बैठ जा। ये हो गया हमारा 404 प्लस 2ab बराबर 484, ये 404 उधर जाके घट जाएगा तो 2ab बराबर हो जाएगा हमारा 404 में से 484 में से 404 जाएगा, तो यहाँ पे 404 गया तो कितना बचा भाई, यहाँ पे 80 बचा। चलिए तो ए बी बराबर कितना आया, 2 का भाग दे देंगे, 40 आ गया हमारा आंसर। तो ए बी का मान कितना आएगा भैया, 40 हमारा आंसर आएगा। एक और प्रश्न हमने बहुत आसानी से हल कर लिया, थोड़े से तर्क का यूज कर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हम ये बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, 2022 का जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल रहा है, और एग्जाम में हमें करना कैसे है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं, देखिए इंडिया के सब सारे टीचर बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, और मैथमेटिक्स वाले टीचर तो ऑटोमेटिक बेस्ट होते ही हैं क्योंकि शुरू से मेहनत करते रहते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के नाम पर, केवल शॉर्ट ट्रिक के नाम पर बच्चों को गुमराह करना भी गलत है। देखिए आपको आवश्यकता कितनी है उतनी ट्रिक्स पढ़ो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने के बाद ट्रिक्स पढ़ना बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने मेरे जीवन में सबसे कमजोर विद्यार्थी रहा हूं, मैं हो सकता है राजस्थान का सबसे कमजोर विद्यार्थी होगा एक टाइम पे, लेकिन मैंने काम किया सिर्फ बेसिक्स पे और बेसिक्स की शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ऐसा नहीं मुझे सेट ट्रिक नहीं आती भैया, बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ठीक है ना, लेकिन साथियों वो ट्रिक्स होनी चाहिए बेसिक पे डिपेंडेड। हमें सबसे बड़ा रॉकेट साइंस है क्वेश्चन को समझ लेना, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आप ऑटोमेटिक समझ रहोगे। चलिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर, देखिए क्या कह रहा है ये कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर, हो सकता है आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा हो, मैं ये कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। भैया कक्षा 8 का प्रश्न है, पूर्ण घन के लिए क्या करना है आपको, 1800 के टुकड़े कर दो। 1800 के टुकड़े कैसे करोगे, बहुत सारे लोग देखो इसमें 2 का भाग देंगे, ऐसे भी कर सकते हो,
वरना आप 18 के टुकड़े करो। 18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का भाग देंगे तो 9 बार, और 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3, 18 हो गए, 2 तिया 6 3 18, और फिर क्या बचा अपने पास 100 बचा। देखो ये तो 18 हो गया, इसको लिख दिया मैंने 18 गुणा 100। अब 100 को लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5 इंटू 2 गुणा 5, ये मेरे टुकड़े हो गए, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि भैया 1800 को गुणा, ये कह रहा है कि न्यूनतम संख्या जिससे गुणा करना हो। अब आपके पास दो चीजें बनती है, देखो आपके पास 2 के जोड़े कितने बने, ये 2 का ये जोड़ा, ये और ये 2 का जोड़ा पूरा हो गया, यानी ये हो गया 2 की घात 3, या आप जोड़ा भी लिख सकते हो, और ये 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2, और ये हो गया 5 इंटू 5 यानी 5 की घात 2। अब आपके पास यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि किससे गुणा करना हो या भाग करना हो। भाग करना हो तो जो एक्स्ट्रा उनको उड़ा दो, और गुणा करना हो तो लिख दो, सीधी बात है। क्या चाहिए, पूर्ण घन, और घन के लिए क्या चाहिए, 3 जोड़े चाहिए अपने को, 3 जोड़े से 1 बनेगा, क्योंकि ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए, तो ए इंटू ए इंटू ए का मतलब ए क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 2 का जोड़ा पूरा है, 2 की कोई गलती नहीं है, टेंशन खत्म। अब 3 का जोड़ा पूरा नहीं है, 5 का भी जोड़ा पूरा नहीं, भैया पति पत्नी तो है लेकिन बच्चा नहीं है, तो बच्चा हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आजकल तो साइंस है, आईवीएफ सब हो जाएगा। करना क्या, इसको तो 3 से गुणा कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो, हो गया जोड़ा पूरा, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 5 15 आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं सॉरी 15 ने क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी नहीं, देखो इसने ऑप्शन में 15 दिया नहीं, मैं कह रहा हूं देना चाहिए था, अगर ये देता ना तो प्रश्न पेपर और कठिन हो जाता, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ती, ये कह रहा है अंकों का योग है, ये जो है इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो गया, 5 और 1 6, हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 6। आसान सा प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न, अगर ये कहता है कि भाग देने के लिए बोलता तो हम क्या करते, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 225 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बहुत बढ़िया प्रश्न भैया, साधारण ब्याज का प्रश्न है। ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। देखो अपने का 41/40 हो जाता है, यानी मान लो पहले पी था, तो भैया अभी कितना हो गया, ये हो गया 41/40 पी हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, इसका मतलब ब्याज हमारा, देखो समझ लो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहा मैं। बहुत बार क्या होता है कि सर अरे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहा, केवल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको टॉपिक अंडरस्टैंड है सारा काम होगा और बहुत आसानी से होगा। ब्याज कितना मिलेगा भाई, उसने ये कह रहा है कि यार मेरे पास पी था, अब मेरे पास 41/40 पी हो गया, यानी ब्याज कितना हो गया, जो अंतर है, अंतर क्या हो गया 41/40 पी माइनस पी, तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 40, तो 41 पी माइनस 40 पी बटा 40 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 1/4 पी, यही होगा, यानी इसका ब्याज है 1/4 पी, ठीक है। चलिए तो हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर 100 तोते यानी कि पी अपॉन 100, ये हमारा एसआई का फॉर्मूला होता है, बस लगा दो, ये हो गया 1/4 पी बराबर पी मूलधन, पी हमने माना, दर पता नहीं है तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, टी कितना है 1/4 और यहाँ पे गुणा, तो बस काटो पीटो घर ले जाओ, करना क्या है 4 से ये 4 कट गया और पी से ये पी कट गया, तो आर बराबर सॉरी ये कहाँ गड़बड़ हुई है मेरे से, 41/40 है यहाँ पे, है ना 41/40 है। देखो हो जाती है बड़े बड़े देशों में, छोटी छोटी जो गलतियां ना वो होती रहती, इधर आएगा 40, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया 10%, आर बराबर कितना आ गया 10%। एग्जाम में आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। देखिए मैं करवाई इसीलिए रहा हूं कि बहुत बार, और मैंने कोई इस पेपर को मैंने ऐसा नहीं पहले सोल्व करके देखा, आपके सामने सोल्व कर लो, आपके सामने, इसके पहले सोल्व करके नहीं देखा, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके सामने सोल्व कर रहा हूं कि अगर एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। 2022 में उस समय देखा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बता। चलिए आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न क्या, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कितना आसान सा प्रश्न। ये कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 20 हो जाएगा, यानी ये तो है हमारा मूलधन, ये हमारा है मिश्र धन, और ये हमारे पास आर है, समय निकालना, क्वेश्चन ही खत्म। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी का शॉर्ट ट्रिक जो है ना लोग समझाएंगे आपको, और वो शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक आप पढ़ोगे जब आपको हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ए बराबर कितना है 2400, 2420 बराबर पी बराबर कितना है 2000,
1 प्लस आर का मतलब 10/100 की घात टी हो गया, 0 से तो 0 कट गया, ये 2000 इधर आ जाएगा तो 2420/2000 बराबर 10 एकम 10 रेख 11/10 का टी, 0 से 0 कटा, 2 से कट रहा है ये 121 बार, ये कट रहा है 100 बार, तो इसको लिख सकता हूं मैं 11/10 का स्क्वायर बराबर 11/10 की पावर टी। ठीक है, इसका मतलब अगर आधार समान हो तो घाते बराबर होते, जो टी का मान कितना आ गया 2 वर्ष, हमारा आंसर आ गया। इसी का शॉर्ट ट्रिक अभी आपको याद कर लो। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी एग्जाम में आपको, देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट पता है कि इसको इधर ला सकता हूँ, डायरेक्ट आप यहां से लिखोगे। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा था, तो जब भी करूंगा या कर रहा था 2022 में भी एग्जाम में आया, तो मैंने कैसे सोल्व किया, मैंने लिखा भाई ए का मतलब हो गया अपना 2420 बराबर पी आएगा जो इधर आ जाएगा बटे में बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है ना, तो 10/100 यानी कि 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 एकम 10 रेख 11/10 की पावर टी। डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। बहुत सारे आपको क्या कहेंगे फिर बाद में कि ये 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी लिख लो, करना क्या है, ये डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से प्रश्न दिखे। ये कह रहा है यदि 7 वस्तु, बहुत बढ़िया प्रश्न भैया, पहले ही कह रहा हूं बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा गणित जो है ना, गणित उसको समझ लो, प्रश्न को समझ लो। गणित कहती है मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज है सवाल, बस सवाल को समझ लो, जवाब ऑटोमेटिक आएगा। ये कह रहा है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 7 प्रोडक्ट, ठीक है ना, द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, तो 7 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस यानी 7 SP 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, यानी कि 6 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस की क्या है, ये बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व, अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करना क्या है, देखो आपको क्या करना है, एक तरफ SP CP इधर लिया है बराबर, इधर हो गया 6/7, अनुपात ले लिया हमने, तो देखो क्या हो रहा है, 7 में खरीदी और 6 में बेच दी, यानी कि 1 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गई। क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत हानि होगी, तो हानि प्रतिशत निकालना आता है आपको, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, यानी 7 गुणा 100, भाग दे दो बस, 7 एकम 7 बचा 30, 7 चौक 28, 14 से ही 2/7% हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सा प्रश्न था, एग्जाम में था, आपको केवल एक बार ये लिखते ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये हमारा, ठीक है ना, मतलब 10 सेकंड का आंसर है आपका। अगला प्रश्न 10 सेकंड का भले ही हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि वो आपको क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं हो, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो भैया, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करा रखा है, बहुत बार, हर प्रकार के एग्जाम में हम कराते हैं, और 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक में जहां रुपए दिए होते हैं, एक में जहां सिक्के दिए होते हैं ना, दोनों में उल्टा चलता है सिस्टम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, केवल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, 90% लोग गलत करते हैं, ये समझना भी जरूरी है। क्या कह रहा है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट, ध्यान रखना नोट है, ये क्या है भैया, 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए, इनके नोट है। क्या है, इनके नोट है भैया, क्या है, नोट है। किस अनुपात में, नोटों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 1000 रुपए हैं, तो अनुपात देखो, अनुपात और जो भी राशि दे रखी है कुल अनुपात के हिसाब से दे रखी है, वो ये सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो इसको क्या करें हम, रुपए का अनुपात बदल लेते हैं। अब देखो समझो, 20 रुपए के 3 नोट है, यही कह रहा है ना, मतलब अनुपात का मतलब ये 20 रुपए के 3 नोट है, तो रुपए कितने हो गए, 60 हो गए। 10 रुपए के 4 है तो 40 हो गए, और 5 रुपए के 5 है तो 25 हो गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलो अब क्या करो, अनुपात है तो सरल अनुपात में बदल सकते हो आप इसको। इसका भाग जा रहा है 5 का, ये 12×5 = 60, 5 से 8 बार, और ये 5 से 5 बार, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो हमारे हिसाब से कुल कितना हुआ भैया, हमारे हिसाब से कुल कितना हुआ, हमारे हिसाब से कुल हुआ 12 और 8 20 और 5 25। हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया, 25 हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा नहीं 25 नहीं भैया, 1000 हुआ है, 1000 रुपए। मैंने कहा भैया मेरे 25 है, वो कह रहा है कि मेरे 1000 है। मैंने मतलब 25 बराबर 1000, एक एक नियम, मेथड ऑफ ऑसम, क्वेश्चन खत्म। एक का मतलब 1000 बटा 25, तो 25 चौक 100 यानी 40 आ गया हमारा। एक का मतलब 40 से क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपए के बारे में बात हो रही है। पहले हम निकाल लेते हैं 5 का मतलब क्या है, तो 5 का मतलब हो गया हमारा 40 गुणा 5 यानी कि 200। अब आंसर 200 नहीं है, समझ लो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या है, रुपए है।
यानी कि 5 रुपए के जो नोट है उनका वैल्यू कितना है, 200 रुपए है। हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है नोटों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, कह रहा 5 रुपए के नोट। तो देखो कुल रुपए कितने हैं 200 और एक नोट का मतलब 5 रुपए, कितना हो गया 5 से जगह 5 चौक 20 यानी कि 40 नोट हमारे पास। कितने नोट है भैया, 40 नोट हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, ठीक है ना। हमारे पास कितने नोट है, 40 नोट। चलिए आगे बढ़े अपन। अब एक आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत बार क्या होता है यहाँ पे रुपए का अनुपात देते हैं, उधर सिक्के देते हैं, तो रुपए को सिक्के में बदलो और लास्ट में आंसर देखते समय देख लो कि रुपए बोला है 6 बोला है। ये पढ़ लिया करो लास्ट वाला, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो जाती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान रखना ये एग्जाम भी आपके लिए केबीसी से कम नहीं है, कोई सा भी एग्जाम, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको करोड़पति बनाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का मान का योग 55 है भैया, और भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न होगी। देखो दो तरीके करने के, भिन्न का मान दे रखा है 3/8, यानी कि मैं कह दूं कि जो हमारे पास जो भिन्न है वो 3/8 x से गुणा कर लो, मान का मतलब जो कटने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है योग 55 है, तो इन दोनों का योग कर लो, 8 और 3 11x बराबर 55 हो गया। इसका मतलब x का मतलब कितना हो गया 55/5, तो x बराबर हो गया हमारा 11, ठीक है ना। x बराबर क्या हो गया हमारा 11 हो गया, ठीक है ना। मैं इसको यहां कर देता हूं, किसी को कोई आपत्ति हो सके हो जाए तो। ये हमने लिख दिया भाई 3x/8x, और ये कह रहा है कि अंकों का इनका योग कह रहा है, योग बराबर कितना हो गया 11x, जिसका मान दे रखा है 55 अकॉर्डिंग टू प्रश्न। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 55/11 यानी कि 5, ठीक है। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी 5, 3 × 5 बराबर 8 × 5 यानी 15/40। बस अब आपको आंसर चेक करना है, कहीं 15/40 है क्या, 15/40 कहीं नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार तीनों ऑप्शन में नहीं है, अरे ये भी तो आंसर है भैया। दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका बहुत आसान है, आप इनको जोड़ के देख लो 55 किस में आ रहा है। भाई इसमें 55 नहीं आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 55 आ रहा है, लेकिन देखो इसको सोल्व करते हो तो 1/10 आएगा, जो कि ये नहीं, हमारा आंसर नहीं है। तीसरा तरीका क्या है भाई 20/35 सोल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर इसको आप सोल्व करते हो यहाँ पे तो 5 से 5 चौक 20 और 5 7 35, 4/7 जो कि वो नहीं आ रहा। ये कितना आ रहा था 1/10 जो कि नहीं आ रहा, और ये कितना आ रहा था, ये तो योग ही 55 नहीं, इनका तो जो योग है वो कितना आ रहा है 25 है, जो कि 55 के बराबर नहीं है, तो ये भी सोल्व है। तो एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ये मैंने आपको मेथड भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या कहूं मैं कि ये कह दूं कि ये प्रश्न तो आपके मतलब कोई मतलब नहीं रहा, जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए नुकसानदायक है, बाकी सभी कर लेंगे इस प्रश्न को। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म, ये कोण और ये कोण, जैसे ये ए और ये बी है, तो कोण ए बराबर क्या होता है कोण बी, और ये कहलाते हैं संगत कोण। क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण। जो भी आकृति एफ की आकृति बनाए, इस प्रकार की आकृति बनाए, इस प्रकार की आकृति बनाए, ठीक है ना, इस प्रकार की आकृति बनाए, यानी कि एक रेखा और उसके तरफ दो रेखाएं एफ टाइप की जो आकृति बनाती है, तो ये सारी आकृति क्या कहलाती है, संगत कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, संगत कोण कहलाती है। इस प्रकार की बनाए, ये सब आकृतियां क्या कहलाती है, संगत कोण कहलाती है। ओके, तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं संगत कोण। क्वेश्चन सॉल्व, तो एग्जाम में तो आपको सिर्फ बराबर लिखना है, क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, देखिए अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो के अंदर जुड़ भी जाते हैं और उसके बाद उसको आधा आधा छोड़ के चले जाते हैं। क्या फायदा भैया, क्या फायदा इसे पढ़ने का, इससे बढ़िया तो आप जुड़ते ही नहीं। देखो इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे ये पेपर आपको आता हो, लेकिन हम एग्जाम में कैसे सोल्व करें, क्या गलतियां ना करें, समझना बहुत जरूरी है। और आप लोग अगर मैथ्स के ऐसे ही मॉडल पेपर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें भर भर के, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेके आए।
अभी तो ये मैंने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन लाया, उसके बाद मैंने खुद ने जो टेस्ट सीरीज बना रखी है जो जेकेएम थ्योरी ऐप पर अवेलेबल है, उससे टेस्ट मुख्य टेस्ट निकाल कर आप लोगों के लिए लाएंगे और भी अलग टेस्ट लाएंगे। आप लोग बस भर भर के कमेंट करें, साथ रहे पढ़े तो मजा आएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है। अब देखो क्या क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन 7वीं क्लास का प्रश्न है, ठीक है ना, 7वीं क्लास का प्रश्न है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। ये आ जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। आधार और लंब अगर मैं कहूँ कि अगर 7वीं 8वीं तक देखिए तब तो कोई टेंशन नहीं, किसी को भी ले लो, वरना जहां पे ये थीटा दे रखा हो तो ये आधार होता है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्वेश्चन पूछता है कि किसी त्रिभुज में एक कोण थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या है, वो लंब हो जाएगी, और जिसपे थीटा और 90 डिग्री दोनों बने हैं वो आधार हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा समकोण है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखो, कितने आसान प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 से हैं या लेवल 2 से हैं, और आप चाहते हैं कि इस बार आप शिक्षक जरूर बने, तो साथियों बड़े चाहे मैं कह दूं कोई सा भी बड़ा कोर्स हो, वहां से भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाई बहन दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की हमारे साथ में, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि द जेकेएम थ्योरी का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सरलता से समझाया गया है। मैंने पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा फोकस किया है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक भी समझाइए, बेसिक ट्रिक भी समझाइए, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है वो सबसे ज्यादा जोर दिया है। और यही कारण है कि ज्यादा विद्यार्थी को हमने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में पहले पढ़ाते थे हम और अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों में मिला के जितने भी बच्चे हमने पढ़ाए उनमें 250 से ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं साथियों, बिल्कुल दिए हैं। और मैं खुद भी सिलेक्टेड हुआ, सिंपल सी बात है, मैंने खुद ने भी सिलेक्शन लिया है, 2016 2018 दोनों में सिलेक्शन है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं द्रोणा रीट L2 की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे, अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपको जो ओल्ड पेपर है उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, लाइव डाउट क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, टेस्ट भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और कंप्लीट टेस्ट आपको मिल जाएंगे। रीट L1 में भी और L2 में भी, दोनों में ही है। 90% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो जल्दी द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। चलिए साथियों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं करते हैं, प्रचार हो गया अपना, बस काम खत्म, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ भैया, इस वीडियो को देखने के बाद जाना जो भी कोर्स लेना चाहते हैं इस वीडियो को देख लो पहले। यदि दिए गए चित्र में पीएस समांतर है क्यूआर के, देखो क्या बोल रहा है कि पीएस और क्यूआर आपस में समांतर है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कोण क्यूपीएस का मान, कोण क्यूपीएस इस कोण का मान पूछा भैया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या बन रही है आकृति जेड की, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं, अंत एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं भैया, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये भैया अगर 2x है, ठीक है ना, ये भी कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। अच्छा पहले इस कोणों के बारे में अगर अपन देखें तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है साथियों, तीनों कोणों का योग वो कितना होता है, 180। तो ये 2x है, ये 3x है और ये 5x है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना होगा, 180। जोड़ दो इनको, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर 180। तो x बराबर आ गया अपना 18। x का मतलब 18 आया, तो 5x का मतलब कितना आएगा, 18 इंटू 5, यानी आ गया हमारे पास में 90 डिग्री। देखो समझो, अब ये जो कोण है हमारे पास, ये आ गया अपने पास में 90 डिग्री। दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। और देखो ये 2x हो गया, तो ये भी हमारा 2x हो गया, और ये 3x है तो ये भी 3x हो गया, तो ये कितना बचा, 5x बचा, और 5x बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 90 आ गया। यानी कि 5x की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोण QPS,
कोण यूपीएस बराबर आ गया अपने पास में 90 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों अपन। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो आपको पता है अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो n-2 इंटू 180। 8वीं कक्षा का प्रश्न देखिए, 8वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 3 ये प्रश्न है। क्वेश्चन क्या आपको पंचभुज का मतलब क्या हो गया? n बराबर 5 हो गया, बस लगा दो यहाँ पे। तो 5 - 2 गुणा 180, तो 3 गुणा 180 यानी कितना हो गया? 18 या 54 यानी कि 540 डिग्री हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सा प्रश्न है ना। अब आपको एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो कितनी भुजाएं हैं, उनमें से 2 घटा दिया यानी 3, 18 या 54, आंसर 540। एग्जाम 6 भुजाएं होती तो 6 में से 3 गया 3, 18 दिया, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4, 18 चौक 52, सॉरी 18 चौक 72, तो 720 हमारा आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न। अब देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10वीं क्लास का प्रश्न है। 10वीं क्लास का प्रश्न देखो, 10वीं तक की गणित तो आएगी आपको देखना ही है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो देखो ये हमारा वृत्त, थोड़ा अलग ही डिजाइन बन गई इसकी, तो मैं यहां बना देता हूं। ये वृत्त हो गया हमारा। इसकी त्रिज्या कितनी देर की है? तो मैंने बना दी त्रिज्या कितनी, ऊपर बना देता हूं मैं त्रिज्या, ये लो। ये त्रिज्या हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर। पी कोई बिंदु है जो केंद्र से, ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पी है। तो हमसे पूछा है कि ये वाली दूरी बताओ, और आपको पता होना चाहिए, नियम याद होने चाहिए। जब तक नियम याद नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो केंद्र बिंदु मिलता है, ये जो मिलता है ये किस पे मिलता है? 90 डिग्री पे मिलता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा कर्ण। क्या हो गया? ये हमारा कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। ये हम अगर आधार माने तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब माने तो आधार हो जाएगा, क्योंकि कोण है ही नहीं आप। तो हमारे पास में अगर इसको O नाम दे दूं, इसको A नाम दे दूं, तो मुझे AP निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि AP यानी आधार या लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। चलिए तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट OP यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी हो गया हमारा पास 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 यानी कि अंडर रूट 64 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आपको जो पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है ना, जो हमारे बेसिक ट्रिक्स पढ़ाई है मैंने, ठीक है ना, अपने ऐप पर भी पढ़ाई है, इसके अलावा यूट्यूब पे भी है पाइथागोरियन ट्रिक ट्रिपलेट्स वाले। अगर वो आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि 10 और 6 है तो ये 8 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, एग्जाम में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता एग्जाम में, इतना बता दिया कि मुझे पता है त्रिज्या 6 और लंबाई ये 10 हो गई। यानी देखो समझो मैं क्या पढ़ता हूँ, ये 10 त्रिज्या 6, इसका मतलब कर्ण 10 हो गई, ये 6 हो गया तो 8 होगा। मेरा तो डायरेक्ट होता है आंसर, ठीक है ना। बस आपका कब होगा डायरेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये सेम वीडियो आपके YouTube पे भी है और ये सेम वीडियो आपके ऐप के अंदर भी है, ठीक है ना। दोनों जगह है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह मैंने सॉल्व कराया है बहुत बढ़िया से। ऐप के अंदर बेस्ट वीडियो था, इसीलिए मैंने इसको YouTube पे भी अवेलेबल कराया था कि लोग देखें और यहाँ पे हमारे ऐप के साथ जुड़ सके। अगर आप ऐप के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ लो, डाउनलोड कर लो। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत है, देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, क्या है भैया? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अभी कह रहा है इनकी जो भुजाएं 15 और 8 एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब ये हो गया कि ये अगर 8 है तो ये 15 है, और ये अगर ये 15 है तो ये 8 है। वैसे इसको सोल्व करते हैं भाई, इनको 8 के और 15 के अगर ये अनुपात होता तो, और अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख लो। अब क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे को ट्रिपलेट्स याद है तो 8 15 का आंसर 17 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। लेकिन ये कह रहा है कि परिमाप तो 8 15 और 17 का योग आएगा डायरेक्ट। वरना आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है, आपको याद होना चाहिए। कर्ण निकालना पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करना ही कुछ ही नहीं है। 8 का 64, 15 का 225, कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 289 यानी कि 17। कर्ण आ गया हमारे पास 17, ये आ गया अपने पास 17। क्वेश्चन सॉल्व, परिमाप निकालना अपने को, तो यहां से हम परिमाप निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा परिमाप बराबर भैया 8 प्लस 15 प्लस 17, जोड़ो भैया। तो 15 दूनी 30 और 2 32 और 8 40, हमारा आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, करने क्या था, ठीक है ना।
तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो ट्रिपलेट्स अगर आपने नहीं पढ़े, अगर आप ऐप में पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो आपके ट्रिक दे रखी है मैंने, बेसिक ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक, कैलकुलेशन, उनमें देख लेना। और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो बढ़िया सर्च कर लो ट्रिपलेट्स बाय जेकेएम थ्योरी या ट्रिपलेट्स बाय जितेश सर, आपके पास शानदार मजेदार वीडियो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1 2 3 4 n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अरे भैया क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो समझो, नियम पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2, जिसे हम सिग्मा n भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा n भी कहते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट औसत का भी फॉर्मूला पढ़ा दें, अगर आपने औसत वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि सिग्मा प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है, n+1/2 होता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे, माध्य x बार बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे n+1/2 और भाग दे देंगे अपन n का, तो क्या आ जाएगा n+1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में तो आपको करने नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला n+1/2 आपको वैसे देखो याद है। अगर n+1/2 n का भाग देना तो n+1/2 बचेगा। 2 सेकंड का आंसर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखो आप, बढ़िया प्रश्न है ना, ये केवल जानकारी के आधार पर प्रश्न है भैया, केवल जानकारी। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा, जैसे वर्ग दे रखे अपने को 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है साथियों, ये जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है h, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको जो हमारे यहाँ पे ये h जो 10 आ रहा है इसको क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व, वर्ग माप कहते हैं इसको। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आ रहा था ये तो अलग है ना, बहुलक बारंबार था, ये बहुत अलग है। वर्ग माप कहते हैं, ये तो गलत होने नहीं चाहिए किसी का। अगला प्रश्न है आपके पास में, देखो अब ये क्या प्रश्न है, मतलब 6ठी 7वीं के अंदर जब ग्राफ आता तब से मैं सिखाता हूँ, इस प्रश्न को मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। मैं आज 6ठी में पढ़ा रहा हूँ तो भी पढ़ाऊंगा, 7वीं में पढ़ाऊंगा, 8वीं में पढ़ाऊंगा, 9वीं में पढ़ाऊंगा, 10वीं में पढ़ाऊंगा, हमेशा पढ़ाऊंगा। और 8वीं में तो बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और आपसे भी पूछ लिया। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक ग्राफ का ये मूल बिंदु है, ये तो x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये बिंदु जो मूल बिंदु होता है यानी कि 0 0 हमारा ये मूल बिंदु होता है। क्वेश्चन सॉल्व, 0 0 करना ही क्या है, मूल बिंदु होता है। कितना आसान सा प्रश्न पूछ लिया। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी होप अलग होती है कि कठिन पेपर, और ऐसा इतना आसान दे देते हैं कि भाई इसकी कुछ सीमा ही नहीं है आसान की। अब देखो क्या मतलब क्या प्रश्न पूछा है, किस आधार पे पूछा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो यदि एक पासा एक बार उछाला जाता तो 6 से बड़ी संख्या, अब पासे पे मान क्या हो सकते हैं, पासे पे मान हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से बड़ी संख्या भैया संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। अतः प्रायिकता कितनी आएगी, 0। जो संभव ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0। बहुत सारे यहाँ भी रॉकेट साइंस लगाते हैं यार, 6 से बड़ी कहीं योग तो नहीं। अरे यार क्वेश्चन को समझो ना यार, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, अपना दिमाग लगाना ही नहीं, जिंदगी में नहीं लगाना आपको अपना दिमाग, ठीक है ना। अपना दिमाग लगा के आपने बहुत देख लिया, अब आपको केवल और केवल पेपर का दिमाग पढ़ना है और पेपर वाले का दिमाग पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बस काम खत्म। अपने दिमाग का यूज करो, लगाओ मत, है ना। जगह जगह लगाते हैं ना अपन, यार उसने क्या कहा होगा इसका मतलब, यार छोड़ो ना यार, पढ़ने में ध्यान दो। दुनियादारी में कितना ध्यान दोगे, बहुत दे लिया दुनियादारी में ध्यान। एक बार नौकरी लग जाओ, पैसा कमाने लग जाओ, उसके बाद दुनियादारी आपके ऊपर ध्यान देगी, आप दुनियादारी पे नहीं। 109वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। दोनों वर्ड पढ़ना जरूरी है, गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, बस आपको ये दोनों वर्ड पढ़ लेना है। गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, आप संख्याओं का भी माप कर रहे हैं, स्थान का भी कर रहे हैं, मापनों का भी योग कर रहे हैं। गणित की अपनी भाषा, पद प्रत्यय सूत्र है, बिल्कुल है। गणित की खुद की अपनी भाषा है, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy, इसे खुद की सूत्र में बोला है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, और ये गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान है। आप गणित से इंडिया में पढ़ो, चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे चांद पे जाके पढ़ो, चाहे सूर्य पे जा नहीं सकते, वरना अगर वहां जाके भी पढ़ते तो भी सेम आती भैया, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ये तीनों तो भी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ये अगर गणित का ज्ञान तार्किक नहीं, अरे मुख्य चीज यही है, गणित का ज्ञान तार्किक होता है भैया, तार्किक शक्ति के लिए पढ़ाया जाता है। तो ये आंसर सही है, गलत बोल रहा है, जो गलत है वही सही है इस दुनिया में। अगला प्रश्न देख लो भैया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन कहूंगा मैं,
क्योंकि 2016 से मैं इस प्रश्न को पढ़ाता रहा हूँ, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। मेरे को लगता है यार कितना बढ़िया से पढ़ाया है मैंने इस परिभाषा को, आती नहीं है। देखिए बढ़िया से क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं इस परिभाषा को कुछ इस प्रकार से पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। आज में बहुत सारे कहते हैं सर आपके जो है जो आपका कंटेंट उस पर हम ट्रस्ट कैसे करें। ये ट्रस्ट देख लो आप लोग, किस प्रकार से हमने पढ़ाया है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर यानी भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। मैंने याद करने का तरीका बताया, ब्रह्मांड जिसे हम मान सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारा गैलेक्सी एक प्रकार से, ठीक है ना, और गैलेक्सी से गैलीलियो, गैलेक्सी से गैलीलियो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, गैलीलियो। किसने परिभाषा दी, गैलीलियो ने दी। बस काम खत्म, संपूर्ण ब्रह्मांड जगत को लिखा, ब्रह्मांड यानी हमारा गैलेक्सी मान लो आप लोग, काम खत्म, गेम ओवर, जिंदगी में टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अब ये भी परिभाषा मैंने पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई है। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अब मैंने इसको याद करने का तरीका क्या बताया, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता, एक देश का नाम नेपोलियन, काम खत्म, याद हो गई। अब क्वेश्चन पूछा है गणित के किस मूल्य से संबंधित है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कौन सा मूल्य, गणित की उन्नति कब होगी दुनिया में, दुनिया कोई सा भी देश हो वो तब भी उन्नति करेगा जब वो सामाजिक रूप से उन्नति करेगा, जब प्रत्येक भेदभाव से वो ऊपर उठेगा, गरीबी अमीरी जात पात सबसे ऊपर उठेगा, उसी के बाद ये देश प्रगति करेगा। आज इसलिए तो हमारा देश प्रगति कर रहा है। आपको पता है स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं हो जाए कि कोई बच्चा बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के आ रहा है क्योंकि अमीर घर का लड़का है, कोई बच्चा फटी पुरानी ड्रेस पहन के आ रहा है क्योंकि वो गरीब घर का लड़का है। तो ये ऊंच नीच का फर्क, जात पात का फर्क खत्म करने के लिए ही यूनिफॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे वो विद्यालय हो चाहे वो कंपनियों की। यहाँ पे सब एक समान है, सब बच्चे हैं, सब इंसान हैं और सब इस भारत देश के वासी है। और जब हम भारत देश की बात करते हैं तो एक बार भारत माता की जय हो ही जानी चाहिए। चलिए तो बात करते हैं कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता जब होगी जब ये सामाजिक मूल्य होगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे साथियों, सामाजिक मूल्य है। ये क्वेश्चन खत्म। अगला प्रश्न, अब देखो भैया होता क्या है कि सब लोगों ने क्या होता है कि किताब को अंदर से पढ़ लिया पूरी किताब को, लेकिन फ्रंट पेज ही नहीं पढ़ा। यही तो बात है। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप टीचिंग मेथड की जितनी भी किताबें देखोगे ना, इवन हमारा भी जो ई बुक्स है वो देखोगे, जब हम कोर्स में ई बुक अवेलेबल कराते हैं वो आप देखोगे तो ये प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम, क्योंकि लोग अंदर से तो पढ़ रहे हैं लेकिन ऊपर का फ्रंट पेज ही नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे पूछ लिया गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों इसके लेखक है श्री महावीराचार्य जी। कौन है, श्री महावीराचार्य जी जो है गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक है, याद रखना है अपने को। अच्छा भारत में बताओ मैथमेटिकल डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ मुझे। और अगर आप कोर्स के अंदर पढ़ रहे हो तो चैट सेक्शन में बताओ कि इंडिया के अंदर मैथमेटिकल डे कब मनाया जाता है। मैं भी तो देखो ना कौन कौन इस वीडियो को यहां तक देख रहा है। अगला प्रश्न साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न और गुणों से रिलेटेड है टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। देखो समझो यहाँ पे गणित में सूत्रों की रचना, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म कर रहा है भैया। गणित में सूत्रों की रचना करते हैं, क्या करते हैं, गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। अब व्याख्यान विधि में कौन से सूत्र की रचना हो जाएगी, कोई सी भी नहीं होगी। अब आपको पहली बात तो एक चीज पता होनी चाहिए कि सूत्रों की रचना केवल आगमन विधि में होती है। एक क्वेश्चन तो हमने यहीं से सोल्व कर लिया। दूसरी बात ये कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी हमने एक छोटा उदाहरण बताया, विशिष्ट उदाहरण बताया, फिर विशिष्ट उदाहरण बताया, फिर अलग अलग उदाहरण बताया, अलग अलग स्कूलों के उदाहरण बताए, फिर हमने बताया कि ये सबसे बढ़िया चल रहा है इसीलिए सब स्कूलों में लागू कर दो। कहने का मतलब क्या है, विशिष्ट से हमने एग्जाम्पल किए, फिर हमें पता चला कि अरे प्रत्येक एग्जाम्पल में ये चीज लागू हो रही है, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो विशिष्ट से सामान्य जो हमारा एग्जाम्पल से रूल की ओर चलता है यानी कि आगमन विधि, आगमन विधि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इस चीज का ध्यान रखना।
सामान्य एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो कितना आसान प्रश्न है, बहुत सारे लोग इसमें भी उलझ जाते हैं। किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? अब सांख्यिकी का चित्रकला में कोई विशेष यूज नहीं है। देखो सर्वाधिक बोल रहे, फलन का तो मेरे को नहीं लगता कुछ है, अंक गणित नहीं, रेखा गणित, रेखा गणित का है ना। रेखा गणित तो बहुत खतरनाक चीज है भैया, रेखा गणित का चित्रकला में सबसे ज्यादा यूज है, ये तो कोई गलत करना ही नहीं चाहिए। चलिए आ जाओ, अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया प्रश्न है भैया। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? देखो मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। चलो इवेल्युएशन मेथड इसमें से कौन सा नहीं है आपको ये बताना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो साक्षात्कार के द्वारा क्या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? करते हैं भैया, एग्जाम लेते हैं साक्षात्कार, ताकि हम वैल्यूएट कर सके कि स्टूडेंट कितना अच्छा है कितना नहीं है। प्रश्नावली विधि से भी करते हैं, चेकलिस्ट से भी करते हैं, लेकिन तैयारी से कौन सा लेना देना भैया? प्रिपरेशन तो बहुत ही अलग आ गई ना, प्रिपरेशन तो बच्चा खुद करेगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आंसर। कुछ इसने रॉकेट साइंस की नहीं लगाई, एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। यहाँ तो इन्होंने बच्चों का फायदा भी कर दिया और नुकसान भी कर दिया कुछ बच्चों का, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी मैथ्स में। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। देखो मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न भैया ये। शिक्षण उद्देश्य से, जो आपने शिक्षण पढ़ाया है, जो आपने टीचिंग कराई है, जिन उद्देश्य से कराई है, उन उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसको जांचने के लिए क्या मूल्यांकन करोगे नहीं करोगे आप लोग? आप चाहते हो कि बच्चा कंप्यूटर सीख जाए, कंप्यूटर चलाना सीख जाए, आपने सिखा दिया, फिर आप जब परीक्षा ले रहे हो तब आप बच्चों को कंप्यूटर के प्रश्न नहीं दोगे। आपने बच्चों को अंक गणित सिखाइए, जोड़ बाकी सिखाइए, ताकि वो बाजार में जाकर, दुकान में जाकर कभी भी हिसाब किताब देख सके कि यार जितने पैसे मैंने दिए, 5 रुपए लेके गया, 2 रुपए की माचिस आई, मुझे कितने मिलने चाहिए। अब आपने अगर ये मूल्यांकन में प्रविष्ट नहीं किया तो बच्चे ने क्या सीखा, आपको क्या पता चलेगा? इसीलिए शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हो रही नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। मूल्यांकन प्रविधि से, देखो मूल्यांकन की प्रक्रिया में मूल्यांकन प्रविधि होनी चाहिए, मूल्यांकन के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग मेथड्स होने चाहिए। अधिगम अनुभव से, लर्निंग एक्सपीरियंस की, बच्चे ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, उसने क्या अनुभव प्राप्त किया, ये भी होना चाहिए। यानी कि इनमें से सभी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगला प्रश्न साथियों, ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अटपटा है, मुझे खुद को भी बहुत अजीब सा प्रश्न लगा। ये अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि इसका आंसर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना वो थोड़ा अलग ही है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? ताकि हम बच्चों की कमियां का पता लगा सके, हमारे शिक्षण के समय बच्चों ने क्या कमियां फेस करी, उनमें क्या कमी रह गई। हमने 100 सिखाया, 100 मतलब कि 100% सिखाया, उनमें से बच्चे ने 80% ग्रहण किया, तो क्या ग्रहण किया और क्या ग्रहण नहीं किया, इनका पता लगा सके, बच्चों की कमजोरी का पता लगा सके। क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश कर, द गाइड लर्निंग मेथड्स। अब लर्निंग मेथड्स का बच्चों को क्या लेना देना? अपने को कोई लेना देना नहीं है बच्चे को। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, ठीक है ना। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, ये फिर भी हो सकता है कि छात्रों का वर्गीकरण भाई कठिनाई की, बच्चे कौन कितना सीख पा रहे, कौन कितना नहीं सीख पा रहे, इस टॉपिक में से कौन होशियार कौन कठिन, ये कर सकते हैं अपन। उसके बाद विषय विशेष में उपलब्धि की कमी पता लगाना, सबसे मुख्य तो यही है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। अब लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बी भी होना चाहिए, लेकिन ए मुझे नहीं लगता कि अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जो हमारा बीएससी आ रहा है, उन्होंने क्या किया है, सी और डी दोनों माना है कि किसी ने अगर सी लगाया तो भी सही है, डी लगाया तो भी सही। क्यों माना है? देखिए सी तो एग्जैक्ट है ही है सही, लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता है। तो फिर बी और सी क्यों नहीं माना? तो वो कह रहे हैं कि फिर यार ए भी हो सकता है, उनका कहना है। तो वो कह रहे हैं कि फिर ये आंसर लगाना चाहिए, फिर इसको क्यों माना है? क्योंकि ये बाकी जो दो है ना, ये बाकी दो में से ये पहला इतना करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे अगर उपरोक्त सभी नहीं होता तो आंसर सी होता, तो बहुत सारों ने सी लगाया है, तो यहाँ पे सी और डी दोनों आंसर माने, लेकिन इसका मुख्य आंसर सी होना चाहिए। बी भी ठीक है, ए 40% ही मेरे हिसाब से सही है। फिर भी इन्होंने ये माना, दोनों को सही मान लिया ताकि कोई गड़बड़ ना होवे, छात्र कोर्ट में ना जावे, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन होता है? संयोजन की प्रक्रिया का सिद्धांत, एक
फिर एक, फिर एक, फिर एक लिया, फिर एक पढ़ाया, फिर एक पढ़ाया, और इन सबको जोड़ते गए आगे से आगे, आगे से आगे जोड़ते गए और हमारा एक पूरा टॉपिक बना। ये संयोजन किस में होता है? ये जो कंबाइनिंग है ये किस में होती है साथियों? ये होती है हमारी सिंथेटिक मेथड यानी कि संश्लेषण विधि में। किसमें होती है? संश्लेषण विधि में हम जोड़ना सीखते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों को संयोजन करके, और प्रक्रिया के सिद्धांत की पालन होती है, नया प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं संश्लेषण के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, ये गणित से संबंधित हमारा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहे, बहुत सारे आसान से कर लिए। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो क्या है, देखो अंडर रूट 3 की घात 5 है, इधर केवल इकलौता रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 3 की घात 4 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूं। और क्योंकि इधर 9 कहीं भी नहीं है तो मैं इस 9 को लिख सकता हूं क्या, 3 की घात 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बराबर ही हो गया 3 की पावर x गुणा 3 अंडर रूट 3। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा, अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 ही कट गया, अंडर रूट 3 की तो टेंशन ही खत्म। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2 अंडर रूट 3 का मतलब, और ये 4 इंटू 3 की पावर की पावर और ब्रैकेट हो तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाते हैं, ये हो गया 4, 3 की घात देखो x और ये 3 की घात 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये तो हो गया हमारा पावर 2, ये नहीं हो गया 3 स्क्वायर और 4 कितनी हो गई, पावर 6 हो गई, और 3 की घात x प्लस 1, आधार समान हो तो घातें, मतलब आधार समान है तो घातें भी समान होती है, x प्लस 1 बराबर 6, तो x बराबर आ गया हमारा 5। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ x कितना है, 5, x का मान 5 है। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा ही प्रश्न है, बहुत सारे लोग जबरदस्ती कठिन बनाते हैं। तो इसको दो प्रकार से समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमें क्या दे रखा है भैया, x माइनस 1/x बराबर दे रखा है 8, और हमसे ये पूछा वर्ग, इससे स्क्वायर, इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दो ना भैया, कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ये 64, ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64 प्लस 2 यानी कि 66 आ गया, हमारा आंसर आ गया 66। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, तो सेकंड तरीका मैंने बहुत बार बता रखा है, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस दे रखा हो और इधर ये पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए, अगर माइनस दे रखा हो और ये पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस संख्या का स्क्वायर प्लस 2 करना है बस, ये हो गया हमारा 64 प्लस 2 यानी कि 66। इस प्रकार के बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, लेकिन बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई है, अपने ऐप पर भी है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो साथियों ये था हमारा शानदार प्रश्न, बहुत ही मजेदार प्रश्न। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन जिसने भी यहाँ तक देखा है उसको आनंद जरूर आया होगा। इसलिए साथियों अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीट L1 हो या रीट L2 की, जहाँ पे प्री के साथ मेंस का कोर्स फ्री है हमारे पास, क्योंकि प्री पढ़ लो मेंस भी पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल की वैलिडिटी है, और फिर भी अगर एग्जाम नहीं होता तो हम और बढ़ा देंगे उसको, आपको केवल मात्र जितनी आपने फीस दी उसका 10% वापस देना पड़ेगा, जो हमारी प्लेटफॉर्म का जो मस्ट फीस है कि ये तो चाहिए ही चाहिए उन लोगों को, वो आपको देनी पड़ेगी। तो 0 to हीरो लेवल का ये कोर्स है, 90% अभी डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। ओके साथियों, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे एग्जाम में अपन प्रश्न पढ़ेंगे ये सब समझ में आएगा। तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।